टॉपिक है चैप्टर है ऑप्टिक्स। ठीक है, क्या हो गया? ओपी ऑप्टिक्स जो इसमें देखो, ऑप्टिक्स का मतलब क्या है कि अगर कम शब्दों में कहो तो क्या होगा, स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में स्टडी की जाएगी। ठीक है, ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इस केस में लाइट के दो नेचर मानेंगे, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। रे ऑप्टिक्स में लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर मान के हम पढ़ते हैं इसमें, और वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर मान के। ठीक है, ऑप्टिक्स को यानी कि स्टडी ऑफ लाइट, लाइट को भी दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, यानी कि दो पार्ट्स में नेचर जो है लाइट का वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है। तो इस केस में ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वेव छोटा है, रे क्या होता है? बड़ा है। वेव हम उस 11th में भी पढ़ते हैं, सिमिलर सा ही है उस जैसा। ठीक है, बट डिटेल में वेव अगर पढ़ा जाता है तो 11th में, 12th में इतना डिटेल में नहीं है। अब रे ऑप्टिक्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। वेव ऑप्टिक्स में तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में को भी दो पार्ट्स में पढ़ते हैं हम, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और रिफ्रैक्शन को भी दो पार्ट्स में, प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस। ये फ्लो चार्ट है ऑप्टिक्स में। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन को दो पार्ट्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, इसमें दो पार्ट, प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस, फिर पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फिर पोलराइजेशन। ठीक है, ऑप्टिक्स में यही है, बस ये पढ़ना है हमें। ये फ्लो चार्ट ऑफ ऑप्टिक्स है एक प्रकार से, कि ऑप्टिक्स में क्या क्या है, किसके बारे में क्या पढ़ेंगे। प्लेन मिरर को डिटेल में, यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो प्लेन मिरर को डिटेल में, स्फेरिकल मिरर को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, और वे ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। नहीं, मुझे सबसे इजी लगती है, मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मॉडर्न सेमीकंडक्टर इजी है। वो तो रे डायग्राम तो है, पर अच्छे तरीके से बताएंगे, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आई भी। पढ़े आगे, अब पढ़ते देखो। इसमें सबसे पहले मिरर होता क्या है, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर यानी कि एक मान लो क्या ले लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट ले ली। क्या ले ली? ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट। मिरर होता क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट लेते हैं और एक साइड में पॉलिश की जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की, तो वो क्या बन जाता है, मिरर। एक साइड में क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड नाम का एक सॉल्यूट होती है, उसको क्या कर दिया, उससे पॉलिश कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, एक मिरर। अब इस केस में, मिरर के केस में क्या होता है कि ऐसे हमें कोई चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि लाइट रे आ रही होती है,
यानी कि सन से लाइट रहेंगी, हमारे आंखों में पड़ती है तो हर जगह लाइट है, तो हमारे आंखों में लाइट रहेंगी, रिफ्लेक्ट होके जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी वो हमें फिर दिखाई देता है। अब मुझे अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो मुझे ब्लैक बोर्ड ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी लाइट रे इसके ऊपर पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होकर सीधी चली जा रही है, मेरी आंखों में नहीं पड़ रही, इसलिए मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे की नहीं दिखाई देगी। अब पीछे आपके कैमरा वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस पर लाइट ऐसे पड़ रही है और सीधी ऐसे चली जा रही है, आपके आंखों में नहीं जा रही, तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर कोई भी लाइट रे आ रही है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होकर अगर आपकी आंखों में पड़ रही है तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो यानी कि प्लेन मिरर एक साइड से क्या कर दिया, उसमें पॉलिश कर दिया। अब इसके ऊपर लाइट रे अगर आएगी, मान लो क्या लाइट रे ऐसे पड़ी, तो रिफ्लेक्ट होके क्या जाती है ऐसे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये एक स्पॉटिंग लाइन है बस, इसको नॉर्मल बोलते हैं। और जहाँ पे ये तीनों मीट करते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रे ऐसे आई, मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती है, ये इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइट रे को इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। ये नॉर्मल जो है मिरर के साथ हमेशा एंगल क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, इसको बोलते हैं एंगल आई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल है ये क्या होता है, आर। और हमेशा एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के, ऑलवेज न्यूटन लॉ की तरह है कि एंगल आई अगर लाइट रे पड़ेगी तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है, नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ जो एंगल है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल है वो दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होती है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही होता है कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। एंगल आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। और सेकंड कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे हमेशा। कि अगर मान लो कि ऐसे लाइट रे आई, ऐसे लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ पे बड़ी मान लो मिरर, ऐसे लाइट रे आई तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जाएगी और नॉर्मल, तीनों क्या करेंगी, इसी प्लेन में लाई करते हैं। ये नहीं कि लाइट रे ऐसे आई और ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो तीनों ही सेकंड लो क्या है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये सेकंड लो है कि तीनों की तीनों क्या करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करी। ये तीनों की अब क्या है, बोर्ड के प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई और ये नॉर्मल। तो इस केस में तीनों क्या करती हैं, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। दिस इज द सेकंड रो ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, तो इतना तो पढ़ा देता है। ये क्या होगा, फर्स्ट लो ऑफ रिफ्लेक्शन। और आगे सेकंड लो हो गए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। तीनों के एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तीनों की तीनों। दिस इज द सेकंड लो, ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है,
मिरर होगा, यानी कि मिरर क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होगी, एक साइड से क्या कर दिया उसको पॉलिश कर देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड नाम के केमिकल, उससे पॉलिश कर दिया तो वो क्या बन जाएगा मिरर। लाइट रे उसके ऊपर पड़ेगी तो उस केस में वो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट होगी। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल होगा वो इक्वल होगा किसके, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा। और तीनों के एंगल आई इक्वल टू क्या होगा हमेशा एंगल आर। एंगल आई क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। जो मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। और तीनों ही क्या करेंगे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और इसी बात का यूज करके एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, स्नेल्स लॉ आगे होगा उसका प्रूफ भी इसी बात का यूज करके होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस है एक प्रकार से ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ऑप्टिक्स का। जैसे हर चैप्टर का कुछ ना कुछ बेस होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लो, किरचॉफ्स लॉ क्या है उसके बेस हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है सेकंड लो पे, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। कि कैसे क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि ये बोल दिया कि जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट रे वेक्टर दे दिया आपको A1 i कैप, मान लो ए और B j कैप, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर दे दिया आपको ये भी A i कैप प्लस B j कैप। नॉर्मल के बारे में पूछ लिया, क्या पूछ लिया आपके पास नॉर्मल के बारे में, तो क्या हो जाएगा उसके में उसने ऑप्शन दे दिया। मान लो ऑप्शन आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया A1 i कैप प्लस B1 k कैप, या फिर ए बी तो कुछ भी दे दो, या फिर सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको ए जे कैप प्लस बी के कैप, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको ए जे कैप प्लस के कैप। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। और फोर्थ मान लो दे दिया आपको ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो कौन सा होगा इसमें। इंसिडेंट रे का वेक्टर ये वेक्टर दे दिया कि इंसिडेंट रे वेक्टर जो उसका दे दिया A1 i कैप प्लस B1 j कैप, और रिफ्लेक्टेड रे का भी दे दिया A1 i कैप प्लस B1 j कैप। नॉर्मल के बारे में पूछ रहे हैं, तो इस केस में कौन सा ऑप्शन होने चाहिए चारों में, तो यही हो जाएगा क्योंकि ये XY प्लेन में, ये भी XY प्लेन में, तो नॉर्मल भी किस में होगा XY प्लेन में। या फिर ये दे दिया इंसिडेंट रे के बारे में दे दिया, नॉर्मल के बारे में दे दिया, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पूछ लेगा, तो ये देख लो कि वो दोनों किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो नॉर्मल भी उसी प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। इसके मतलब ये दे दिया कि इंसिडेंट रे जो है वो किस प्लेन में लाई करे, इंसिडेंट रे वेक्टर दे दिया आपको, ये रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर दे दिया, नॉर्मल के बारे में पूछ रहा है, तो ये XY प्लेन में लाई करा, ये भी XY प्लेन में, तो जो नॉर्मल है वो भी किस में लाई करेगी XY प्लेन में ही लाई करेगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ये, इस केस में तीनों एक ही नहीं होगा, वेक्टर तो एक ही है। वो तो कुछ अलग अलग ले लो, मैंने तो समझाने के लिए दिया है। इसको A1 B1 ले लो, इसको C K लिख लो, इसको और ले लो कुछ अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेन देखना है, ये भी XY प्लेन में, यहाँ पे C ले लो, ये D ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो चाहे अलग अलग हो, ये देखना है कि प्लेन तीनों का सेम है या नहीं है। इसको ले लो, ये A है, मान लो ये C दे दिया आपको, ये A C और D दे दिया, इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। या फिर तीनों ही अलग ले दे दिया, ये A1 B दे दिया, ये आपको A और C दे दिया, मान लो C और D दे दिया, P Q दे दिया, तो इस तरीके से उससे कोई फर्क। यहाँ तक कुछ पूछना है। नेक्स्ट देखो,
कि ये कैसे मान ले कि एंगल आई इक्वल टू क्या होगा एंगल आर। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अलग अलग रीजन दिए, बट सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ उनके क्वेश्चन से साइंटिस्ट लोगों को जो उन्होंने रीजन दिए। एक साइंटिस्ट आया फर्मट नाम का साइंटिस्ट, तो फर्मट प्रिंसिपल, ये फर्मट प्रिंसिपल क्या है, ये प्रूव करता है कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है एंगल आर। उसने समझाया कि मान लो कि यहाँ पे क्या है कि एक बॉल दे रखी है, ठीक है। फर्मट प्रिंसिपल क्या है, फर्मट प्रिंसिपल क्या है इस केस में, मान लो कि उसने कहा क्या कहा कि जो लाइट है हमेशा वो वाला पाथ फॉलो करती है जिसमें उसे कम से कम टाइम लगता है। कौन सा पाथ फॉलो करती है जिसमें उसे कम से कम टाइम लगे, और अगर ऐसा वो करेगी तो उस केस में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा ही होगा। मान लो कि दो पोजीशन दे दी आपको, एक पोजीशन ए ये दे दी और ये बी ये दे दी। ए से बी जाना है आपको, क्या जाना है ए से बी, और दीवार को टच करके जाना है, ये कंडीशन है। तो उस केस में मान लो कि आपको रास्ते दे दिए कि एक रास्ता तो ये दे दिया कि पहले तो आप ऐसे गए फिर ऐसे गए, पहला रास्ता। दूसरा आपको दे दिया कि पहले तो आप ऐसे गए फिर ऐसे गए, बी तक पहुंच गए। तीसरा रास्ता दे दिया आपको कि पहले आप ऐसे चले गए मान लो और फिर ऐसे गए। फिर एक रास्ता आपको दे दिया, मान लो आप ऐसे गए और ऐसे। तो इस केस में किस पाथ में सबसे कम टाइम लगेगा, येलो वाले में। तो इस केस में यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करके देखो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लाइट हमेशा वो वाला पाथ फॉलो करती है। अब इसको मान लो ये मिरर है, ये क्या है मिरर है, और ये क्या है सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे हमेशा इस तरीके से जाती है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता ही है। उसने ये प्रूफ दिया। तो उस केस में हमेशा लाइट जो है वो पाथ फॉलो करती है जिसमें उसे कम से कम टाइम लगता है। आप गूगल पे भी डाल के देखते हो तो आपको वो ऐसा रास्ता दिखा, उससे रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा रास्ता है, क्या कैसा है, गाड़ी जा सकती नहीं जा सकती, कि सही भी है या नहीं है, फिर भी वो हमेशा वो वाला रास्ता दिखाता है जिसमें कम से कम टाइम लगे। गूगल हमेशा वो रास्ता दिखाता है जिसमें आपको कम से कम टाइम लगता है। तो सेम इसमें भी ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, प्लेन मिरर, ऐसे लाइट रे जाएगी, इसमें से लाइट रे निकलेगी, सोर्स ऑफ लाइट यानी कि लाइट रे निकल रही है, ऐसे पड़ेगी और ऐसे जाएगी। तो उस केस में कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस केस में उसमें टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो क्या बनेंगे उस केस में इक्वल होंगे। यही था बस फर्मट प्रिंसिपल। कि लिख लो फर्मट प्रिंसिपल क्या है, लाइट ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। लाइट ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। Light always follow the path of minimum time. लाइट हमेशा वो पाथ फॉलो करती है जिसमें उसे कम से कम टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? Motion of incident ray and mirror. Motion of incident ray and mirror. एक मिरर है, लाइट रे ऐसे आएगी, इसे रिफ्लेक्ट, ये क्या होगा एंगल आई और ये आर, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। ये क्या है मिरर दे रखा है। इस केस में मिरर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मिरर को क्या कर रखा है, फिक्स्ड कर रखा है। मिरर मूव नहीं कर रहा, मिरर फिक्स है, यानी कि इसकी ना पोजीशन चेंज हो रही ना इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा। ना तो आप उसको ऐसे कर रहे ना इसको यहाँ से उठा के, पोजीशन चेंज होना मान लो यहाँ पे रखा हुआ है,
अगर आपने ऐसा चेंज कर दिया इसको तो अभी पोजीशन तो नहीं चेंज हुई, इसकी अलाइनमेंट चेंज होगी या फिर ओरिएंटेशन चेंज होगा, क्योंकि सेंट्रो मास वहीं का वही है। सेंट्रो मास चेंज होता है, इसका मतलब पोजीशन चेंज होगी। आपने यहाँ से यहाँ रख दिया तो इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि सेंट्रो मास पहले यहाँ पे था, अब सेंट्रो मास क्या है यहाँ पे। सेंट्रो मास चेंज होना इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज होना। और अगर यहाँ पे सेंट्रो मास है वहीं का वहीं यहाँ पे ऐसे घुमा दिया इसने, तो इसका मतलब अलाइनमेंट बोल दो या ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो ये फिक्स कर रखा है ना, इसके अलाइनमेंट चेंज हो रही ना ओरिएंटेशन। तो इस केस में इसको मिरर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इंसिडेंट रे को थीटा एंगल घुमा दिया, इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, थीटा एंगल घुमा दिया। तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, माइनस थीटा घूम जाएगी। क्यों, ये एंगल छोटा हो जाएगा तो उसको छोटा। हाँ, तो इस केस में ये एंगल मान लो कितना था, 30 डिग्री था। कितना था, 30, और ये 10 डिग्री घूम गया, मान लो कितना घूम गया, 10 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 20। ये भी 30 होगा पहले, तो इसको ये 20 हो गया। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है गए, हमेशा ही होगा, ये फेल नहीं हो सकता कि एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। मिरर मूव कर नहीं सकता, मिरर फिक्स है। और उस केस में तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, इधर घूम जाएगी थीटा एंगल। तो ये क्या हो जाएगी, इधर घूम जाएगी थीटा एंगल। यानी कि अगर मिरर को फिक्स रख के इंसिडेंट रे को थीटा एंगल घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल घूम जाएगी, बट अपोजिट सेंस में। जिस सेंस में इंसिडेंट रे घूमेगी उसके अपोजिट में। इस केस में मान लो ऐसा कर दिया, इंसिडेंट रे ऐसे ही, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको इंसिडेंट रे को मान लो आपने ऐसे घुमा दिया थीटा एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, क्योंकि ये इधर घूमी है। मान लो ये एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मिरर इसमें भी क्या है, फिक्स्ड है। तो इस केस में केस नंबर फर्स्ट, यानी कि मोशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मिरर, मिरर को फिक्स रख के इंसिडेंट रे को अगर थीटा एंगल घुमाओगे तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल घूम जाएगी, बट इन अपोजिट सेंस। लिख लो इस बात को, कीपिंग मिरर फिक्स्ड, कीपिंग मिरर फिक्स्ड। केस नंबर फर्स्ट है ये, कीपिंग मिरर फिक्स्ड, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, incident ray is rotated by angle theta, then reflected ray also rotate by angle theta but in opposite sense. Keeping mirror fixed, incident ray is rotated by angle theta, then also reflected ray rotate by an angle theta but in opposite sense. डायरेक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात होगी तो सेंस की बात करते हैं, तो सेंस बोलोगे आप इस केस में, बट इन केस इन अपोजिट सेंस। आगे समझ, एनी डाउट, ड्रॉ कर लो इसको। ठीक है, देखो केस नंबर 2, इंसिडेंट रे को फिक्स कर दिया। अब की बार इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया, रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगी। इंसिडेंट रे फिक्स है और मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया तो सेम सेंस में थीटा, श्योर, क्योंकि मिरर घूमेगा तो नॉर्मल भी घूम जाएगा। अगर मिरर घूमेगा तो नॉर्मल भी घूम जाएगा। मिरर घूमेगा तो नॉर्मल भी घूमेगा, मानते हो, वो हमेशा नॉर्मल तो मिरर के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो उस केस में अगर मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया, इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी, फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे नहीं घूमेगी।
घूमेगी नहीं, तो क्योंकि नॉर्मल तो घूमेगा, तो उस केस में अगर मान लो घूमे ही नहीं तो एंगल आर छोटा हो जाएगा, एंगल आई बड़ा हो जाएगा, 2 थीटा घूम जाएगी। अगर इसको मिरर को इंसिडेंट रे को फिक्स करके अगर मिरर को थीटा एंगल घुमाओगे, क्योंकि अगर मान लो मिरर घुमा के आपने इधर आ गया, मान लो 10 डिग्री घूम गया, ये पहले 40 था, ये भी कितना था 40, ये 10 डिग्री घूम गया, तो नॉर्मल भी 10 डिग्री घूम जाएगा, नॉर्मल भी 10 डिग्री घूम जाएगा, इस बात को मानते हो? क्योंकि ये 10 अगर ये मिरर ऐसे हो गया तो नॉर्मल भी तो क्या हो जाएगा, ऐसे नॉर्मल भी घूमेगा, वो तो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं कि इस केस में आपने इसको थीटा एंगल घुमा के ये ऐसे हो गया मिरर, तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो मान लो ये 10 डिग्री घूमे तो नॉर्मल भी कितना घूम गया, 10 डिग्री। अगर ये भी ना घूमे तो ये एंगल कितना हो गया फिर 30 हो गया, ये कितना हो गया 50। तो इस केस में तो इक्वल तो है नहीं, ये 50 और ये 30, तो इंसिडेंट रे को कितना घूमना पड़ेगा 2 थीटा, यानी कि 20 डिग्री, ताकि एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल आर। आया समझ? श्योर? तो अगर इन मिरर इंसिडेंट रे को फिक्स करके अगर मिरर को थीटा एंगल घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाएगी, सेम सेंस में, जिस डायरेक्शन में मिरर घूम रहा है उसी सेंस में डबल एंगल से घूमेगी। ठीक है, लिख लो इस बात को। कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, if mirror is rotated by an angle theta, keeping incident ray fixed and mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray also rotate by 2 theta in same sense. Keeping incident ray fixed and mirror is rotated by an angle theta, then incident ray also rotate by angle 2 theta in same sense. यहाँ तक कोई डाउट? एक क्वेश्चन में बता दो। वो थीटा क्यों घुमाया आपने इंसिडेंट रे को? इंसिडेंट रे तो फिक्स है, मिरर घूम रहा है थीटा से, फिक्स भी लिख दिया, घुमा भी दिया, हो गया नोट? एक क्वेश्चन था ना, इंसिडेंट रे मान लो 20 रेडियन पर सेकेंड से घूम गई, ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे क्या दे रखा है 20 रेडियन पर सेकेंड घूम गई, ये घूमी 10 रेडियन, मिरर घूमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा फॉर रिफ्लेक्टेड रे बता दो। जीरो। देखो ये इधर घुमा है तो इसका एक बार इसको भूल जाओ कि मिरर फिक्स है, एक बार मिरर को फिक्स मान लो, इंसिडेंट रे रोटेट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या कर जाएगी, रोटेट करेगी, कितने से इधर 20 से ही रोटेट कर जाएगी। सेम अगर ये इधर 10 से रोटेट कर रहा है, अब इंसिडेंट रे को क्या मानो, फिक्स मान लो, मिरर रोटेट कर रहा है, तो मिरर अगर 10 से रोटेट कर रहा है तो इस केस में ये भी इधर कितने से करेगी 20 से, तो नेट क्या हो जाएगा 0, तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा 0। आगे समझ आया आपको समझ?
इसमें बताओ ओमेगा 4 रिफ्लेक्टेड रे, फिफ्टी हो जाएगा 30। देखो पहले मिरर को फिक्स मान लो, ये अगर इधर 10 से घूम रही है तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे भी इधर 10 से घूम जाएगी। अब इंसिडेंट रे को क्या मान लो फिक्स, अगर मिरर 20 से घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे 40 से, तो इस केस में नेट क्या आ जाएगा ओमेगा 4 50 रेडियन पर सेकेंड, और किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। इसमें किस में थी, घूम ही नहीं रही थी तो 0। आगे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें। जल्दी नोट करो। देखो मूविंग ऑब्जेक्ट एंड मिरर, मिरर अब की बार वर्टिकल रखा वैसे, ठीक है। इस केस में मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इमेज भी क्या बनती है, इतनी दूर बनती है जितना इनके बीच गैप होता है, मिरर ऑब्जेक्ट के बीच उतना ही क्या होता है, इमेज के बीच भी गैप वही होता है। तो ये क्या बन गई आई। रे डायग्राम बना के देखते हैं तो उस केस में प्रॉपर इतनी ही डिस्टेंस पे बनता है, तो हम डाउट रे डायग्राम में मान लीजिए जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है इमेज भी क्या बन जाएगी, उतनी ही डिस्टेंस पे बन जाती है मिरर से। अब इस केस में मिरर को तो क्या कर रखा आपने, फिक्स है। मिरर क्या है इसमें, फिक्स, मिरर मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में v की स्पीड से मूव करेगा तो इमेज की स्पीड क्या होगी, इस साइड में v हो जाएगी। अगर मिरर को फिक्स करके ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा नॉर्मल, इसके अब की बार क्या होगा, नॉर्मल ये होगा इसका। तो अगर ऑब्जेक्ट नॉर्मल के अलोंग ही मूव करेगा v की स्पीड से, तो इमेज भी क्या करेगी, v की स्पीड से मूव करेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम स्पीड से मूव करेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर। अगर मान लो कि इस केस में मिरर को तो फिक्स कर रखा है आपने, ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इमेज क्या करेगी, इसमें इस डायरेक्शन में मूव करेगी सेम स्पीड से। अगर मिरर को फिक्स रख के ऑब्जेक्ट अगर नॉर्मल के अलोंग ही मूव करेगा तो उस केस में इमेज भी नॉर्मल के अलोंग ही मूव करेगी सेम स्पीड से बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लिख लो इस बात को। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू नॉर्मल, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स कीपिंग मिरर फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू नॉर्मल या अलोंग द नॉर्मल, पैरेलल टू नॉर्मल, देन स्पीड इसी के पैरेलल ही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के पैरेलल बोला है मैंने, मिरर के पैरेलल नहीं, नॉर्मल के पैरेलल, ठीक है। When object moves parallel to normal, fix, keeping mirror fixed and object moves parallel to normal,
then speed of image is same as that of object but in opposite direction. Object moves parallel to normal, then speed of image is same as that of object but in opposite direction. इसमें डायरेक्शन वर्ड यूज करोगे क्योंकि इस केस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डायरेक्शन मैटर कर रही है, उसमें सेंस क्योंकि घूम रहा था. देन इमेज मूव विद सेम स्पीड बट इन अपोजिट डायरेक्शन. कीपिंग मिरर फिक्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू नॉर्मल, देन इमेज मूव विद सेम स्पीड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. Any doubt? ड्रॉ कर लो जल्दी. हो गया ना. नेक्स्ट देखो, मिरर को फिक्स कर रखा है, ये नॉर्मल होगी. यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी यहाँ बन जाएगी. अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मूव करेगा, क्या करेगा, तो उस केस में इमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगी और स्पीड क्या होगी, v के साथ ऊपर की ऊपर. तो यानी कि अगर मिरर को फिक्स रख के ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मूव करेगा तो इमेज भी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मूव करेगी सेम स्पीड पे और सेम डायरेक्शन में. लिख लो इस बात को. कीपिंग मिरर फिक्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू नॉर्मल. कीपिंग मिरर फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, देन स्पीड ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, then speed of image same as that of object and in same direction. Speed of image is same as that of object and in same direction. ये ऊपर मूव कर रहा है तो ऊपर मूव करेगी, नीचे मूव करेगी तो नीचे मूव करेगी इमेज. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट केस देखो. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया आपके ऊपर. ऑब्जेक्ट क्या है, फिक्स है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी. ठीक है, मिरर मूव कर रहा है वैसे v की स्पीड से, तो इमेज की स्पीड क्या होगी, ऑब्जेक्ट फिक्स है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है. मिरर मूव कर रहा है तो उस केस में लॉन्ग पैरेलल नॉर्मल के पैरेलल ही मूव कर रहा है तो उस केस में 2v हो जाएगी. क्योंकि इस केस में अगर ये मान लो v गया तो इस केस में डिस्टेंस तो बढ़ गई, तो वो ये तो फिक्स ही है. मान लो इसने 10 मीटर आगे चला गया तो ये 10 मीटर गैप बढ़ गया, उधर से भी तो 10 मीटर गैप बढ़ेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगी, ये 2v की स्पीड से. ये v की स्पीड से तो इमेज क्या होगा, 2v की स्पीड से मूव करेगा और इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मिरर. मिरर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इमेज भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी बट डबल स्पीड से. कीपिंग ऑब्जेक्ट फिक्स इज मूव इफ मिरर मूव्स विद स्पीड v along normal. Keeping object fixed and mirror moves with speed v along normal. Keeping object fixed and mirror moves with speed v along normal, then speed of image is 2v, then image moves with 2v in same direction. Then speed of image is 2v in same direction. Keeping object fixed when mirror moves with speed v along normal,
परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग ही मूव कर रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब तो ऊपर की तरफ जाए। अलोंग नॉर्मल, देन स्पीड ऑफ इमेज इज टू बी इन सेम डायरेक्शन। यहाँ तक कोई डाउट? मान लो ये बढ़िया मिरर है, ऑब्जेक्टिव भी क्या फिक्स कर रखा है, ऑब्जेक्ट फिक्स है, तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी। अब मिरर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मूव कर रहा है v की स्पीड से, तो स्पीड ऑफ इमेज क्या होगी? ऑब्जेक्ट फिक्स है और मिरर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, देन स्पीड ऑफ इमेज 0। स्पीड मूव ही नहीं करेगा, यहीं की यहीं रहेगी। ठीक है, इसमें कई बच्चे सोचते हैं तो इमेज बनेगी नहीं, अगर मिरर मान लो ऊपर ले गए तो इमेज तो बनेगी नहीं। इमेज फिर भी बनेगी बट वो खुद को दिखाई नहीं देगी। जिसकी इमेज बन रही है, मान लो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, मान लो मेरी इमेज बनेगी तो मुझे दिखाई नहीं देगी, किसी और को दिखाई देगी, कहीं और खड़े होकर दिखाई देगी वो। उस केस में वो हम पढ़ेंगे आगे एरिया ऑफ विजन। मान लो मिरर यहाँ पे रख दिया, क्या रख दिया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे अभी भी इमेज बनेगी बट इसको खुद को अपनी इमेज नहीं दिखाई देगी। इमेज अभी भी बनेगी यहाँ पे। इसको आगे बढ़ा के देखो, जितनी डिस्टेंस पे है यहाँ पे बनेगी, लाइट रे ऐसे जाएंगी और वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे, बीच में भी बहुत सारी लाइटें होंगी, इसमें से ऐसे निकलेंगे। तो इस केस में इनको पीछे मिला के देखो, ये आगे पढ़ेंगे एरिया ऑफ विजन। तो यहाँ पे इस एरिया में कोई पर्सन खड़ा होकर देखेगा तो उसको इमेज दिखेगी, इसको नहीं दिखाई देगी क्योंकि रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में नहीं आ रही। ठीक है, तो वो इस तरीके से इमेज तो बनेगी बट इसको खुद को दिखाई नहीं देगी। अगर इस एरिया में कोई खड़ा होगा तो उसको दिखाई देगी वो इमेज। ठीक है, ये टॉपिक है एरिया ऑफ विजन। ये निकालेंगे भी कि एरिया ऑफ विजन कितना वो एरिया होगा, ये निकालना भी सीखेंगे हम। ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अगर ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया और मिरर मूव करेगा परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, देन नो इफेक्ट इन स्पीड ऑफ इमेज। इमेज वहीं की वहीं रहेगी, मूव ही नहीं करेगी, तो स्पीड ऑफ इमेज क्या रहेगी? 0। यहाँ तक कोई डाउट? एक क्वेश्चन करके दिखा दो, हो गया नोट? इस केस में इसकी स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। इसमें बता दो इमेज की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिरर की स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे रखा है कितना? 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, और ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी है वर्टिकल के साथ, एंगल है 60 डिग्री, 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज बता दो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये जितने भी रूल पढ़े हैं सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस बात को ध्यान रखना। जितने भी आपने अभी रूल पढ़े हैं कि मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये सारे के सारे रूल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लगेंगे। अगर ये पूछ ले वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो आंसर अलग आएंगे, फिर वो रूल नहीं लगेंगे। वो रूल लगेंगे पहले आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इमेज की स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। पहले तो इमेज के पास वेलोसिटी होनी चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ही आप बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना रहा इसमें? सबसे पहले क्या ले लो? इसके कंपोनेंट ले लो। तो इसके कंपोनेंट लोगे, ये क्या जाएगा? 40 cos 30 डिग्री यानी कि 20√3। ये कितना जाएगा? 40
साइन 30 डिग्री यानी कि 20। इसके कंपोनेंट लोगे ये कितना आ जाएगा 10 रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि 20 साइन 60 डिग्री और ये आ जाएगा आपके पास 10। अब इनको हटा दो, इनको रिमूव कर दो, इनके हम कंपोनेंट ले चुके हैं, ठीक है। अब एक बार मिरर को भूल जाओ, ऑब्जेक्ट को देखो। ये मान लो मिरर फिक्स है, मिरर क्या है फिक्स। ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करेगा तो इमेज भी इधर मूव करेगी इतनी सेम स्पीड से, तो इसको इधर दे दो, कितनी आ जाएगी 10 रूट 3। ये अगर नीचे मूव करेगी तो इमेज भी नीचे मूव करेगी। ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ जा रहा है 10 की स्पीड से, तो इमेज भी क्या जाएगी नीचे की तरफ 10 की स्पीड से। यही था सेकेंड रूल। अब इसको फिक्स मान लो, ऑब्जेक्ट को क्या मान लो फिक्स। अब ये देखो मिरर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इमेज पे स्पीड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड इधर ही हो जाएगी, इधर ही हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में होती है डबल स्पीड। सारी भूल जाओ, ये है बस मिरर इधर मूव कर रहा है 20 रूट 3 से। ये जो जैसे मिरर की बात हो रही है, तो ये कितनी आ जाएगी इधर 40 रूट 3। 20 रूट 3 इसका डबल करो 40 रूट 3। तो इस केस में इसकी नेट स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गया आपके पास माइनस का 50 रूट 3 आई कैप प्लस 10 माइनस 10 जे कैप। ये आई है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज। अगर ग्राउंड पे खड़ा पर्सन अगर देखेगा तो उसको इमेज की स्पीड ये दिखाई देगी। आगे समझिए क्वेश्चन, श्योर। सारे के सारे रूल लग गए इस केस में जितने भी बताए थे अभी। कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या मिरर मूव करेगा तो उस केस में इमेज की स्पीड पे क्या इफेक्ट करेगी, तो सारे रूल लगे हैं। कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो इमेज इधर ही मूव करेगी, ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो इमेज भी क्या जाएगी नीचे। और मिरर मूव करेगा अगर परपेंडिकुलर टू नॉर्मल तो इमेज मूव करेगी ही नहीं। अगर मिरर मूव करेगा नॉर्मल के अलोंग ही तो इमेज भी मूव करेगी डबल स्पीड से सेम डायरेक्शन में। यह आगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इस केस में मैंने ये पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बता दो इन दोनों क्या आंसर हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब देखो इसके पास अब ये नया क्वेश्चन बन गया, नया क्वेश्चन बन गया। अब इस केस में ये तो स्पीड इसकी रहेंगी ही रहेंगे। अब ये क्या है, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया आपके पास इमेज की स्पीड। किसके रिस्पेक्ट है, ये इधर 50 रूट 3 और नीचे की तरफ 10। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गई, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट को रोक दो, यहाँ रिलेटिव मोशन का केस लगेगा। ऑब्जेक्ट को क्या कर दो इसमें रेस्ट में कर दो, ऑब्जेक्ट क्या कर दो रेस्ट में। और इसके बाद जो स्पीड है इसको पलट के दे दो, इसके बाद जितनी स्पीड इसको क्या कर दो पलट के दे दो। तो ये इधर है, ये तो होंगी ही होंगी, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताना है, समझ में आया। तो इसको क्या कर दो आप रोक दो, और इसकी स्पीड इसको क्या कर दो पलट के दे दो। तो ये इधर जा रहा है तो इधर, ये नीचे जा रहा है तो ऊपर, तो ये कैंसिल। तो क्या आ जाएगा आंसर -60 रूट 3 आई कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, समझ में आया। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ऑब्जेक्ट की इसके पास ये तो रहेंगी ही रहेंगी दो स्पीड। अब मिरर को रेस्ट में कर दो और इसके पास जो स्पीड है इसको क्या कर दो पलट के दे दो। ये इधर जा रहा है तो इधर दे दो 20 रूट 3, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे दे दो 20। तो ये क्या आ जाएगा 30 रूट 3 माइनस का 30 रूट 3 आई कैप और माइनस का 30 जे कैप। ये आगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आगे समझ, एनी डाउट। पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लो सारे रूल लगा के, फिर उस केस में जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उसको रोक दो, उसकी स्पीड उस दूसरे इमेज को पलट के दे दो, आ जाइए अपने पास। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके कर लो। इसी क्वेश्चन में तीन, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट पूछे हैं मैंने। ये तो नहीं, एक ही इसी में कर लो ना, इसी के 2 पार्ट और हैं बस। पहले ये निकालना ही पड़ेगा आपको, फिर ये निकाल लो, एक ही क्वेश्चन है। क्या हो गया?
वेलोसिटी भूल गए, इसकी थी 20 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल था 60 डिग्री, इधर थी 40, ये एंगल था 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन और करके दिया था इसका। इसमें बता दो वेलोसिटी ऑफ इमेज बता दो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दूसरी वेलोसिटी ऑफ इमेज बता दो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तीसरा वेलोसिटी ऑफ इमेज बता दो विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या होगा, पहले क्या ले लो, इसके कंपोनेंट ले लो। ये क्या आ जाएगा आपके पास 60 cos 60 डिग्री 30 और ये 30√3। इसके कंपोनेंट लोगे तो 10√3 और 10। रियल जो है वो हटा दो। -50 आई कैप और -20√3। मान लो कि यहाँ पे इमेज बनेगी, तो उस केस में अगर मिरर को फिक्स मानो, ये इधर आ रहा है 30 से तो ये इधर 30 से, ये ऊपर जा रहा है 30√3 से, तो इमेज की भी क्या हो जाएगी ऊपर की तरफ 30√3। मिरर इधर मूव कर रहा है तो इमेज भी इधर मूव करेगी 20 से, और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा -50 आई कैप प्लस 30√3 जे कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पास दोनों वेलोसिटीज को क्या कर दो, पलट के दे दो। तो इस केस में ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 30 से तो इधर दे दो 30, ऊपर मूव कर रहा है 30√3 से तो नीचे दे दो 30√3। तो कितनी आ जाएगी 30 30 20। ये वाला ये इधर 10 से, मिरर 10 से मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट फिक्स है, मिरर 10 से मूव कर रहा है तो इमेज 2v से मूव नहीं करेगी, तो 10 से तो ये कितने से मूव करेगी 20 से। ये जो स्पीड है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये तो रहेगी इसके पास। अब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बतानी, तो जो ऑब्जेक्ट के पास है वो क्या कर दोगे आप, इसको पलट के दे दो। ऑब्जेक्ट की इधर है तो इमेज को इधर दे दो 30, तो कितनी आ जाएगी ये 60 70 80 माइनस का 80 आई कैप, ये क्या हो जाएंगे इसकी कैंसिल। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इमेज के पास देखो दो स्पीड तो हैं, इधर 50 है, नीचे के ऊपर की तरफ कितनी थी 30√3। अब मिरर की नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ दे दो पलट के 10√3, और इधर है तो पलट के इधर दे दो कितनी 10। तो कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस का 40 आई कैप और प्लस का 40√3 जे कैप। आगे समझ या नहीं, पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लो, फिर जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसकी वेलोसिटी उसको पलट के दे दो।
तीनों के पास अगर ये पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो उसके तीनों के पास वेलोसिटी होनी चाहिए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पहले वेलोसिटी होनी चाहिए इमेज के पास, तभी बता सकते हो दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एनी डाउट? ये सारे के सारे रूल किसके रिस्पेक्ट में थे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो। अब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालोगे, फिर उसके रिलेटिव मोशन का केस लगा के उसको पलट के रख दो उसके बाद जो भी है। एनी डाउट? इसकी डीपी पे ले लेंगे। ये वाला